दोस्तों भारतीय भवन क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है रसायन शास्त्र उसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने पूरा सोल्व करा दिया है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको दिखा दें तो 1 से लेकर यहाँ देख सकते हैं 23 तक है। ठीक है, तो 1 से 23 तक आपको पूरा यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा और ऐसा सोल्व कराया जाएगा दोस्तों कि आप यहाँ पे रटिएगा नहीं, आप समझते हुए निकलिएगा। ठीक है, तो बिना वक्त हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक तब तक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, एक उदाहरण देकर समझाए। तो यहाँ पे पहले परिभाषा इसका देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है तो आपका परिभाषा सटीक होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिखकर आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अल्प पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण पूछ रहा है तो पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया बता देना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसका निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि पहले रासायनिक पदार्थ का जो रासायनिक अभिक्रिया का जो उदाहरण है परिभाषा है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों एवं सूत्रों में दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसका एक छोटा सा परिभाषा आप हमसे ले लीजिए अगर अति लघु में आ गया तो, कि रासायनिक अभिक्रिया का सरलतम रूप रासायनिक समीकरण है। क्यों है ना ज़बरदस्त, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। अगर बात करें उदाहरण की तो देख सकते हैं 2KClO3 और तीर का निशान यहाँ पे दे दीजिएगा 2KCl + 3O2। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे दे दीजिएगा रासायनिक का C+O2 तीर का निशान CO2 ये भी आप दे सकते हैं, या फिर 2H2 + O2 2H2O भी दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, वो तो था रासायनिक समीकरण। अब आया संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए जब समीकरण में तीर, ठीक है, ये जो तीर होता है अभिक्रिया को दिशा को जो निरूपित करता है तीर, तो जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर, ठीक है, चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक एवं दाईं ओर प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वैसे समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। यानी आप डायरेक्ट ये समझिए कि जब समीकरण में यहाँ पे चिन्ह के बाईं ओर दाईं ओर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो देखिए डायरेक्ट आप परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि जब समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी अभिकारक और प्रतिफल में समान परमाणुओं वाली संख्या, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। डायरेक्टली आप ये लिखिए। अब आइए रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, यानी कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया अगर किया जाए तो जितना पदार्थ का द्रव्यमान होगा उतना ही होगा, न तो बढ़ेगा और न घटेगा, यानी न निर्माण होगा न विनाश होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इस कारण हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, बात ये है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे। रासायनिक समीकरण से, तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्नलिखित है। पहला आणविक सूचना हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण से इस बात की सूचना मिलती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कितने अणु आपस में संयोग कर उत्पाद के कितने अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात सही है। बात करें सेकेंड गुणात्मक सूचना, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम का पता चलता है। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक है और उत्पादक है उन दोनों में पदार्थ जो होता है निर्माण होता है तो उसका नाम भी पता चलता है। ठीक है, यानी पदार्थों का नाम भी पता चलता है। बात करें आयतनिक सूचना, तो इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के आयतन का भी पता चलता है। ठीक है, पहला क्या है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण के पहला सूचना ये है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल है दोनों में कितने अणु का निर्माण होता है, इसकी हमें सूचना मिलती है। तथा दूसरा गुणात्मक है कि दोनों में क्या बन रहा है, किससे बन रहा है, इसका नाम भी पता चलता है। और आयतनिक में दोनों का आयतनों के बारे में पता चलता है। ठीक है, आयतन के बारे में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण के फायदे होंगे तभी तो रासायनिक अभिक्रिया का सरलतम रूप रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो सिंपल देखिए कि इसका
क्या फ़ायदा है? इससे समय एवं कागज़ की बचत होती है, ठीक है, इससे समय एवं कागज़ की बचत होती है। उसके बाद क्या है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक से की जाती है, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण से पहला फ़ायदा तो ये है कि समय और कागज़ से बचत होती है। अभिक्रिया लिखिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और कागज़ भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये अब पहला ये हो जाएगा। वहीं पे रासायनिक समीकरण में क्या होता है, प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना होती है, यानी कि अभिकारक में हम कितना सामान रखेंगे, यानी अभिकारक में हम कितने पदार्थ रखेंगे कि एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल में कोई पदार्थ बन पाए, यानी सटीक बन पाए। और साथ ही ये भी लिख सकते हैं सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन रासायनिक समीकरण का जो संकेत है वो पूरा दुनिया में इंटरनेशनल लेवल में भी एक ही होता है। अतः रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप की जानकारी किस प्रकार की जाती है। जो अभिक्रिया होता है, ठीक है, और कोई अभिक्रिया हुआ उसके फलस्वरूप जो गैस निकलता है तथा अवक्षेप बनता है यानी ठोस बनता है, तो उसकी जानकारी किस प्रकार की जाती है, आइए इसको भी जानते हैं। तो देखिए, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह दिया जाता है। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल अवक्षेप के रूप पृथक होते हैं तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों का एक चिन्ह होता है, ठीक है। अभिक्रिया में गैस निकल रहा है उसका भी चिन्ह होता है और साथ में जो अवक्षेप बनता है उसका भी एक चिन्ह होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शायद यहाँ पे मिस्टेक है, क्या है कि निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है, NH4NO2 तीर का निशान है N2 + 2H2। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये क्या निरूपण कर रहा है कि यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि अभिकारक में एक पदार्थ होता है, ठीक है, अभिकारक के एकल पदार्थ प्रतिफल में बहुत सारे पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं जिनका गुण मूल यौगिक गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। बात करें सेकेंड की, AgNO3 + NaCl तीर का निशान है AgCl + NaNO3, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि जिसमें दो यौगिकों अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन विस्थापन है, ठीक है। क्योंकि देखिए AgNO3, तो यहाँ से AgNO3 है तो NO3 यहाँ से गायब हो गया और Ag के साथ Cl मिल गया और जो NO3 था वो Na के साथ मिल गया, यानी दो आयनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, बदलाव हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन विस्थापन हो गया, उभय विस्थापन भी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये समझिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर प्रतिफल में एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, आइए हम बताते हैं। तो देखिए कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर जो होता है यानी तांबा है वो चांदी से अधिक क्रियाशील है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे ही आप कॉपर तांबा के प्लेट में सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन डालिएगा तो देखिएगा सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। और इस अभिक्रिया के कारण कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब आइए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अवकरण कहते हैं, साथ में रेडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका 3 नाम है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया जो हमेशा साथ साथ होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण अवकरण को डायरेक्टली ये समझिए, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है
और एक अवकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, एक अवकरण अभिक्रिया होता है। लेकिन जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया हो, ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अंतर है। एक में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो एक में ऑक्सीजन की कमी होगी, एक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो एक में हाइड्रोजन की कमी होगी। और जब दोनों, ठीक है, दोनों अंतर अलग अलग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग है, अवकरण अभिक्रिया अलग है। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब आइए डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ अवकरण का भी गुण प्रदर्शित हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है, अपने उत्तर के लिए कारण दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक है KBr, ठीक है, प्लस Cl2 है, और वहीं पे तीर का निशान है 2KCl प्लस Br2 है, ठीक है। एक और अभिक्रिया क्या है कि FeS प्लस S है, ठीक है, Fe प्लस S और तीर का निशान FeS। तो ये दो आपको दिया गया और इसमें पूछ रहा है कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है, क्यों है, इसका भी आप उत्तर कारण दे सकते हैं। तो पहला का बात करें Kb प्लस Cl2, ठीक, KBr प्लस Cl2 का, तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक पदार्थ का विस्थापित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि KBr है और यहाँ पे Cl2 है। तो आगे वहाँ पे तीर के निशान यानी प्रतिफल में, तीर के निशान के बाद प्रतिफल में वो KBr से KCl हो रहा है, यानी वहाँ का क्लोरीन जो है इसमें आकर मिल रहा है, जो ब्रोमाइड Br है वो अलग छट जा रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया, पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो पोटेशियम विस्थापित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ब्रोमीन बनते हैं। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी अभिक्रिया है तो आप वही अभिक्रिया का कारण दे सकते हैं कि यहाँ KBr है और Cl2, जब इन दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है तो KCl बनता है यानी पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ब्रोमीन भी बनता है। बात करें नेक्स्ट सेकेंड की कि Fe प्लस S, तो ये क्या है, ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ प्रतिफल में एक पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन है। तो यहाँ पे दो पदार्थ है और प्रतिफल में एक बन रहा है तो संयोजन है, जिसमें आयरन और सल्फर परस्पर संयोग करके नए पदार्थ फेरस सल्फाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 12 का थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह दे देते, स्पेस दे देते। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो पहले अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है कि वैसी अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल में अवक्षेप का निर्माण, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कैसा परिभाषा है, आपको यहाँ पे इजी परिभाषा आपको दिया जाता है, इसलिए हम कहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सच में इंटरेस्ट है पढ़ने में तो देखिए। और इसका बात करें अभिक्रिया के उदाहरण का, तो NaCl प्लस AgNO3 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, और जब इन दोनों का अभिक्रिया किया जाता है तो AgNO3 प्लस NaNO3 हो जाता है। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया है, देखिए यही कहते हैं थोड़ा गड़बड़ वगैरह होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड AgCl हो जाएगा। AgCl क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl AgNO3 है, तो जब NaCl AgNO3 है, इन दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है NaNO3 हो जाता है, और जो NaCl में के Cl है यानी क्लोरीन है वो Ag यानी सिल्वर के साथ मिल जाता है, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 क्या हो जाता है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है, यानी जो उदाहरण लिखिएगा उसका भी डिफाइन कर दीजिएगा कि कहाँ अवक्षेप बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनते हैं, इसका समीकरण लिखना है, संतुलित समीकरण। बात करें सेकेंड की क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। वहीं तीसरा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्टली समीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला समीकरण हो जाएगा KClO3, तीर का निशान हो जाएगा 2KCl प्लस 3A2, ठीक है, 3O2। वहीं सेकेंड हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4, तीर का निशान है Na2SO4 प्लस 2H2O। तीसरा हो जाएगा CaOH का हॉल्ट वाइज है प्लस CO2, तीर का निशान CaCO3 प्लस H2O। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं। देखिए
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बहुत इजी है। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, छेपी यानी कि छेपी जो होगा यहाँ पे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों में ऊष्मा तो आ रहा है लेकिन लास्ट में छेपी और शोषी है। तो डायरेक्टली आप परिभाषा यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग में घुसाइए कि छेपी और शोषी। जो ऊष्माक्षेपी होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल में ऊष्मा की कमी होती है, वृद्धि होती है, ऊष्मा की वृद्धि होती है, ठीक है, ऊष्मा की वृद्धि होती है तो वो छेपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी प्रतिफल में ऊष्मा की वृद्धि यानी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। वहीं शोषी है, नाम ही है शोषी, यानी जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है यानी कमी पड़ रहा हो। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। ठीक है, ये इसका हो गया अभिक्रिया का डिफिनेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऑक्सीकरण है। वहीं इसका उल्टा अवकरण क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के ठीक उल्टा ऑक्सीजन की ठीक उल्टा नहीं है यहाँ पे ऑक्सीकरण का, ठीक है, ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, एक सेकेंड, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन। वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। दोनों में बस यही अंतर है। अब भाई एक और है कि खाद्य पदार्थों को दूषित होना, खाद्य पदार्थ का दूषित होना। तो खाद्य पदार्थ का दूषित होना क्या जाएगा कि खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे इनका गंध और स्वाद अप्रिय हो जाता है, इसे दूषित कहा जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आइए इसको भी समझते हैं। तो जो लोहा कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रूप में लिखिए। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो 3BeSCl2 यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का हमने समीकरण लिख लिया है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और संतुलित कैसे किया जाता है समीकरण, बहुत ही ईजी ट्रिक हम आपको बताएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे वीडियो लाकर। बहुत ईजी होता है संतुलित करना समीकरण। ठीक है, अफवाह फैला हुआ है ना कि समीकरण को संतुलित करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ नहीं, आप मुंह पे यानी कि आप माइंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप इजीली निकाल सकते हैं संतुलित वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियोजन अपघटन। ठीक है, वियोजन को अपघटन कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे। गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो हम बताएं कि वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में एक पदार्थ यानी अभिकारक की एकल पदार्थ आपस में संयोग कर प्रतिफल में दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है CaCO3 और तीर का निशान CO + CO2 लिख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 19 का 3 ठो है। एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रक्षेपण करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbL2, ठीक है, PbL2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है तथा यह है कि उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। ठीक है, तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Kl तीर का निशान PbL2 प्लस 2KNO3 पीला अवक्षेप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान कीजिए। Pb3O4 प्लस 8HCl तीर का निशान 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2। तो यहाँ पे
ऑक्सीकारक पूछ रहा है तो ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि HCl जो है दोस्तों यहाँ पे HCl है, वहीं अभिक्रिया के बाद वहाँ पे H यहाँ से गायब हो जा रहा है, तो H गायब होना क्या होता है, H की कमी ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। और बात करें सेकेंड की तो यहाँ Fe हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Fe अकेला है, वहीं उधर जाकर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकारक होता है। सेकेंड है 2Mg + O2 2MgO, तो यहाँ पे Mg हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस दे देते हैं कि वायु के अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता है, यानी वायु जहाँ नहीं हो वहाँ पदार्थ क्यों नहीं जलता है। तो दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है, यानी वायु आवश्यक है, और हवा दहन का पोषक होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है। चूँकि हवा दहन का पोषक है, इस कारण इसकी अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जलता है। डायरेक्टली ये भाषा है। बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या है कि क्या बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी पदार्थ जल सकता है। बिना ज्वाला उत्पन्न किए हुए भी पदार्थ जल सकता है, किंतु इसमें ईंधन का पूर्ण दहन संभव नहीं है, ठीक है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, इस कारण ईंधन के अपूर्ण दहन से इसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वाला क्या है। देखिए तो ज्वाला क्या है, ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वे ही ठोस और द्रव ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं। जैसे केरोसिन एक द्रव है जो गर्म करने पर वाष्प देता है, इसी तरह मोमबत्ती एक ठोस ईंधन है जो गर्म करने पर वाष्प बनाता है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहिए या फिर कोई भी बुक का कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट कर सकते, हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। पढ़ाई पे ध्यान लगाइए और यूट्यूब वगैरह ज़्यादा मत देखिए, ठीक है।